जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। जैसे कहा जाता है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। आप सभी का सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनडीए में आने वाले जीएटी के पेपर में सेगमेंट में जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो स्ट्रेटजीज में कुछ नहीं, कि स्ट्रेटजीज में आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या क्या है और हमारा जो टॉपिक है या टाइटल है या यूनिट है वो कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन में अपीयर होगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखकर बहुत छोटा वीडियो होगा, 4 से 5 मिनट का टाइम आपका लेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर एग्जामिनेशन की बात करें आप लोग, ठीक है, सिलेबस, सबसे पहले मैंने कहा स्ट्रेटजी में कुछ नहीं होता। किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप देने जाते हो, राइट, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना। उस एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन आएंगे उसका सिलेबस क्या होगा और हमारे पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। यही 3 चीजें होती हैं। तो अगर हम बात करें तो आपके एग्जामिनेशन में एनडीए में जो जीएटी का पेपर होता है उसके सेगमेंट में फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूं, ओनली फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 25 क्वेश्चंस ओनली होंगे, ओनली 25 क्वेश्चंस, राइट। उस 25 क्वेश्चंस में जो यूनिट ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका मैं डिस्कशन करूंगा, राइट, कि 25 जो क्वेश्चंस है ना वो किस किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने सिलेबस की बात की तो पहली यूनिट आपकी मैकेनिक्स होती है, इसमें कई सारे आपके चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से, लेकिन मैंने कहा 4 चैप्टर आपको खास ध्यान देने। यही स्ट्रेटजीज होती है कि हमें हर हालत में कहीं ना कहीं से उस यूनिट से मैक्सिमम मार्क को गेन करना है, ठीक है, ये याद रखना। तो मैंने कहा इस मैकेनिक्स वाली यूनिट में आपको 4 चैप्टर ध्यान रखने हैं। पहला काइनेमेटिक्स मैंने कहा सर 3 चैप्टर्स इसमें होंगे, है ना। पहला मैंने कहा सर 1D मोशन होगा, 2D, ध्यान सुनते हैं ना, यही स्ट्रेटजीज है, 3D मोशन होगा। तो मैंने कहा इन 1D 2D 3D को पढ़ोगे तो बहुत लंबा विषय हो जाता है, राइट। तो मैंने कहा इनकी केवल आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और कौन कौन से क्वांटिटीज या वेरिएबल्स आप इस्तेमाल करते हो वहाँ इस चैप्टर्स में उनको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। इसमें आपका 2D में इसकी प्रॉपर्टीज, सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज आने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम 3D की बात करें, 3D में क्या आएगा? मैंने कहा रोटेशनल मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन से जुड़ा हुआ इनर्शिया हो गया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो जो चीजें उनको ध्यान दीजिएगा। इस लॉज ऑफ मोशन में आपको ध्यान देने वाली बात है, ज्यादा नहीं एग्जामिनेशन में आता, केवल आपको उसके रूल्स और आपके एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, है ना। क्या पढ़ने इसमें? रूल्स पढ़ने हैं आपको और प्लस एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, राइट, ध्यान रखना। दूसरी बात मैंने कहा ग्रेविटेशन में सारा का सारा बहुत इजी वे में पढ़ना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा खास बात होती है वो क्या है कि स्मॉल जी में परिवर्तन कैसे होते हैं, वेरिएशन जी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, वेरिएशन जी पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ना पड़ेगा, यूजी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस पर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद होता है सर वर्क एनर्जी पावर, ये जो चौथा चैप्टर है इससे जुड़ा हुआ मैंने कहा सारी बातें बहुत इजी होती है ना। अच्छा, आप अगर मैं पूछूं कि बताओ पॉजिटिव वर्क का क्या एग्जाम्पल हो सकता है ना, या जीरो वर्क का क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना, या आपका जीरो वर्क जो होगा ना उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड मोमेंटम, क्या रिलेशन होता है ना, कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, उन चीज़ों को समझेंगे बहुत ईजी वे में, है ना। तो मैंने कहा बहुत आसान होता है इस चीज़ों को समझना। आप इस चैप्टर में क्या क्या देखना है, आपको देखना केवल क्या है कि वर्क क्या है और एनर्जी क्या होती है ना। एनर्जी में आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी पता होनी चाहिए, काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि काइनेटिक का रिलेशन किसके साथ है, उससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, है ना। यही आपका एग्जामिनेशन सिलेबस आएगा। इस मैकेनिक्स की यूनिट में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं 4 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इन 4 चैप्टर्स के ओनली कम से कम मैंने कहा 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, थोड़े नहीं, 5 क्वेश्चन, ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। चलो मैं अगले अगर यूनिट की बात करता हूँ तो अगली जो यूनिट होती है बेटा ऑप्टिक्स।
तो मैंने कहा सबसे बड़ा बच्चों का संदेह रहता है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो सबसे बड़ा संदेह ये रहता है कि सर ऑप्टिक्स में हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, सर बहुत बड़ा सिलेबस है। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ऑप्टिक्स मैंने कहा सर 2 ब्रांच होंगी, एक होता है सर रे ऑप्टिक्स और एक होता है सर वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो मैं आपको कहूँगा सर वेव मत पढ़िए, वेव एग्जामिनेशन में नहीं आता है, उसको नहीं पढ़ना है आपको, यही स्ट्रेटजीज आपको क्लियर रखनी है ना। स्ट्रेटजी क्या होती है, मैंने कहा ऑप्टिक्स तो पता हो गया, बट मुझे ये नहीं पता है कि मुझे पढ़ना क्या है उस समय। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन दैट आई एम अपीयरिंग, मैंने जो इसमें हम लोग अपीयर होने जा रहे हैं, मुझको यही नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है। तो मैंने कहा सर वेव आपको नहीं पढ़ना है, केवल रे पढ़ना है। इस रे में भी क्या क्या पढ़ना है सर, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, ह्यूमन आई हो गया और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। इन सबको मिलाकर के एग्जामिनेशन में कम से कम सर 4 से 5 क्वेश्चन, 2 यूनिट हो गई सर, 2 यूनिट कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन, 2 यूनिट में 10 क्वेश्चन हो गए आपके। आधे कितने सर हैं, 25, ध्यान रखना 25 में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 यूनिट से, मैकेनिक्स से और ऑप्टिक्स से आपने, ठीक है ना। अगर मैं तीसरी यूनिट की चर्चा करूं सर, है ना, तीसरी जो यूनिट होगी मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी और प्लस मैग्नेट, इन चीज़ों को मिला करके जो आपका सर एग्जामिनेशन में चैप्टर्स क्रिएट होंगे, अगला जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट। इन दोनों को मिलाकर अगर एग्जामिनेशन की बात करें ना, तो कम से कम ये भी 4 से 5 क्वेश्चन से कम नहीं आते, ये भी 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, इससे कम तो नहीं आने वाले, ठीक है। अब इन 4 से 5 क्वेश्चन में वो क्या इंपॉर्टेंट, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, समझ पा रहे कि नहीं, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो फिगर और न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, है ना। और फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर है जो पूछा जाएगा। अब मैंने कहा सर न्यूमेरिकल्स हो गए। और दूसरी बात, अगर मैग्नेट की बात करें ना, तो मैग्नेट में आपको सारे के सारे रूल पता होने चाहिए, जैसे फेरारे रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, और इसका यूज कहाँ करते हैं और इसका एप्लीकेशंस क्या होते हैं, है ना। जैसे मैं बात करूं तो आपने क्या नाम सोलोनाइड सुना होगा, टोरॉइड सुना होगा, है ना, ये किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मैंने कहा कुछ नहीं पढ़ना, मैग्नेट बहुत बड़ी यूनिट होती है ना। पढ़ना क्या है कि सारे के सारे रूल पता होने चाहिए एनडीए के प्रोस्पेक्टस में, और उसके एप्लीकेशन से पता होने चाहिए, और कुछ भी पढ़ने के एक्स्ट्रा आपको आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। और इतना पढ़ते हैं तो इसलिए आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे और उसको आसानी से आप अचीव कर पाओगे, ठीक है, गेन कर पाओगे। अगली मैं यूनिट की अगर मैं बात करूं तो लिखा मैंने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपने अभी तक 15 क्वेश्चन का मैटर देखा, कितना देखा, 15 क्वेश्चन का, राइट। तो मैंने कहा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो केवल सर 2 से 3 क्वेश्चन आते, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो आप भी ध्यान रखें सर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है तो हमें जो 3 चैप्टर्स है ना, वो 3 चैप्टर को उतना ही पढ़ना है नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि सारा का सारा आपको समय उसी में दे देना है ना, कि जितना मार्किंग जितने क्वेश्चन उसी के हिसाब से उसको समय देना है। अब ऐसा नहीं कि हमें इसमें मात्र 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं और हम इसको पूरे 1 महीने 2 महीने पढ़ते रहे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो आपको दिमाग रखना है जैसा क्वेश्चन वैसा आपको एक प्लान बनाना है, प्लान के अनुसार आपको कार्य करना है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो सर अगला हम बात करें, ज़्यादा नहीं सर 2 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें मैं एक मैं टॉपिक ऐसा बता देता हूँ जो एग्जामिनेशन में हर बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है ना। वो टॉपिक है सर आपका एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ वाटर। एबनॉर्मल क्वालिटी ऑफ वाटर सर, ये ध्यान रखना। ये एक टॉपिक ये हो गया, टाइटल बता रहा हूँ, चैप्टर से नहीं बता रहा हूँ मैं। दूसरा होगा सर क्या नाम, रिलेटिव डेंसिटी। मतलब ये 2 यूनिट है ना, 2 ये जो कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का और एबनॉर्मल क्वालिटी का, सर एग्जामिनेशन में आना है तो फिर आना, ये मान लीजिए आना है तो आना है ना। ये 2 क्वेश्चंस में मैंने बता दिए। अब मैंने कहा सर 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन मुझको ये भी पता हो जाए कि उस चैप्टर या यूनिट में कौन सा टाइटल ऐसा जो इंपॉर्टेंस रखेगा। तो मैंने कहा सर 2 टॉपिक होंगे, एक एबनॉर्मल, एक होगा रिलेटिव डेंसिटी। दोनों ही ध्यान से पढ़ लीजिए आप, समझ पा रहे कि नहीं, और इजी हो जाएगा। 2 में मिल जाए मुझे, 1-2 बहुत है सर, और क्या चाहिए, है ना। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं सर थर्मोडायनेमिक्स। सर इसमें अभी आने वाले टाइम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत डिक्रीज हुए हैं,
पहले आते थे बहुत 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन अब वेटेज बिल्कुल बैलेंस कर दिया उसने। क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। और कहाँ से बनेंगे ये ध्यान से देखो। तो मैंने कहा जो क्वेश्चंस होते 2 से 3 बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, तो पहला जो टॉपिक टाइटल होता है वो होता है थर्मोमीटर से। आपको ध्यान रखना है कि थर्मोमीटर से आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपका आपने सुना होगा, पायरोमीटर का नाम सुना होगा, है ना। और मैंने कहा डॉक्टरी थर्मोमीटर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे थर्मोमीटर, उनकी रेंज पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत पूछेगा, है ना, ध्यान रखना। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। फिर हो गया बेटा हीट एक्सपेंशन क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना। हीट ट्रांसमिशन क्या है सर, ठीक है, इसे कहते हैं आप ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, राइट। और इसे आप कहते हैं ऊष्मीय स्थानांतरण कहते हैं, ऊष्मीय स्थानांतरण कहते हैं। समझ पा रहे कि नहीं, ध्यान रखना। तो वो चीज़ें आसान है, थर्मोमीटर पता ही। तो मैंने कहा 2-3 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे ना, और थोड़ा बहुत अगर आपने रूल पढ़ लिए, तो ये मान लो कि आसानी से सारा का सारा क्वेश्चन निपटा दोगे इसमें। रूल पढ़ लिए, सारे हो जाएंगे। तो रूल एंड थर्मोडायनेमिक्स, रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। 3 रूल होते हैं, तीनों को पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स का। उसके बाद मैंने कहा सर वेव एज साउंड। अभी लेटेस्ट वाले एग्जामिनेशन में, इसके पहले जस्ट आया था, ये लेटेस्ट नहीं, इसके पहले में, है ना। तो उसमें वेव साउंड काफ़ी क्वेश्चन आए थे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद फिर कम कर दिए, फिर 2 से 3 आ गया। तो मैंने कहा जो एवरेज नंबर रहता है इसका 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। और रहता क्या खास है कि सर वेव क्या है, सुना था क्या क्या पढ़ना है, वेव क्या है, उसके टाइप क्या होंगे सर, टाइप से पढ़ने हैं। उसके बाद टाइप में भी आपको साउंड वेव केवल पढ़नी बस, है ना, कि साउंड वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्वालिटी होता है, क्या टिम्बर ऑफ टोन होता है ना, क्या आपका लाउडनेस होगी, क्या आपका पिच होगा, पिच किस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी साउंड किस पर डिपेंड करेगा, समझ पा रहे कि नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड करने पर क्या होता है। ये सारी जो कंडीशंस होती हैं सारी साउंड वेव की होती हैं। किस मीडियम में या किस सब्सटेंस में वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो कवर करना पड़ेगा बहुत ईजी तरीके से। ध्यान रखना, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना ही ऑर्गेनिक पाइप ध्यान देने हैं, ना आपको क्या नाम ऑर्गन पाइप ध्यान देने हैं, ना क्या नाम क्लोज देखना है, ना ओपन देखना है। देखना तो केवल क्या है आपको, वेव, उसके टाइप्स और साउंड वेव, बस 3 टॉपिक पढ़ लिए। और साउंड वेव कुछ छोड़ना नहीं सर, है ना, साउंड वेव सारा का सारा आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अगली मैं बात करता हूँ सर, लास्ट आएगा सर वेव एंड साउंड, सॉरी लास्ट आपका थर्मो मैंने आपको बता दिया था, राइट, है ना। तो मैंने कहा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। तो आपने देखा लगभग जो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, इन चीज़ों में करना क्या है आपको। सबसे पहली बात, हमारा काम पहला क्या था, किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के 3 तरीके। मैंने कहा पहला तरीका होता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। दूसरा काम होता है कि सिलेबस के साथ साथ आप उसमें कितना एफर्ट दे रहे हैं, है ना। एफर्ट दीजिए, प्रयास करिए, सीखिए, पढ़ते रहिए, है ना। लेकिन अपनी कंटिन्यूटी को मत तोड़िए कि आज आपने 2 घंटे पढ़ा, कल आपने 10 घंटे पढ़ लिया, कभी नहीं होने वाला, ठीक है, ये याद रखना। ओके, बाकी मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।